हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 5 किया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन वाला जो सेक्शन है सेक्शन 5 मैंने किया था। अब हम सेक्शन 6 जो है इसमें बताता है व्हाट में बी ट्रांसफर्ड। जो हेडिंग ऑफ द सेक्शन है व्हाट में बी ट्रांसफर्ड, आज हम इससे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप लॉ विथ अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 का जो हेडिंग है वो है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी जो है, कोई भी प्रॉपर्टी है, ये दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं जनरली। एक एक प्रॉपर्टी हम बोलेंगे ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, दूसरा है सेल्फ एक्वायर्ड तो प्रॉपर्टी जनरली दो तरह के हुए, एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इसका पार्टीशन हो सकता है, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पार्टीशन का राइट नहीं होता, इसमें आपको प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होगा दो वे से होगा। एक इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू, दूसरा है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो सबसे पहला इंटरस्टेट सक्सेशन जो है, इंटरस्टेट सक्सेशन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा, उसके बाद आपको फिर ये जो है पर्सनल लॉ से गवर्न करेगा। टेस्टामेंट्री सक्सेशन विल के थ्रू, इंटरस्टेट सक्सेशन जो है पर्सनल लॉ के थ्रू चलेगा और टेस्टामेंट्री सक्सेशन में जो है विल बनाएगा। तो अब जो है सेक्शन 5 ये बता रहा है कि सेक्शन 6 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि कौन सा ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगा। और एक्चुअल में ये सेक्शन 6 जो है ये बता रहा है कि किस टाइप के प्रॉपर्टी, किस सब प्रॉपर्टी में राइट है जिसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग है व्हाट में बी ट्रांसफर्ड। तो उस तो हम देख लेते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी जो भी रूल है, ट्रांसफरेबिलिटी का प्रॉपर्टी में जो भी ट्रांसफर हो रहा है, जो भी प्रॉपर्टी, वो बेस्ड है इस मैक्सिम पे। एलियनेशन री प्रीफिटर जूरी एक्रेसेंडी। तो इस मैक्सिम पे ट्रांसफरेबिलिटी का जो है रूल इस पे बेस है। इसका मतलब ये होता है कि लॉ फेवर्स एलियनेशन एंड नॉट एक्यूमुलेशन। मतलब लॉ ये चाह रही है कि प्रॉपर्टी एलियनेट हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाओ, ना कि एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी जो है एक्यूमुलेट हुआ हो। तो इससे क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी को लॉ फेवर कर रहा है। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी का जो रूल है इस मैक्सिम पे बेस्ड है, एलियनेशन री प्रीफिटर जूरी एक्सेंडाई, लॉ फेवर्स एलियनेशन एंड नॉट एक्यूमुलेशन। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 6।
सेक्शन 6 में बोल रहा है कि प्रॉपर्टी चाहे कोई भी काइंड का हो वो जो है ट्रांसफर्ड होगा, लेकिन एक्सेप्ट में इसके एक्सेप्ट में बता रहा है कि दो एक्सेप्शन इसका दिया है। पहला, एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, और सेकंड में बता रहा है एनी अदर लॉ, कोई और भी दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को छोड़ के कोई और दूसरा लॉ है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बोल रहा है कि वैसे तो ये फ्री फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी को फेवर कर रहा है लॉ, लेकिन अगर कोई लॉ इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अगर कोई एक्ट में ये प्रोवाइड किया है या फिर इसी एक्ट में दिया है या फिर कोई और लॉ में दिया है, तो उस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा। और कौन सब कैटेगरी के प्रॉपर्टी क्या है जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, उससे सेक्शन 6 डील कर रहा है। तो चलिए बारी बारी से हम उसको देखते हैं। सबसे पहला जो है सेक्शन 6 क्लॉज ए में जो है स्पेस सक्सेसनिस का बात कर रहा है। स्पेस सक्सेसनिस से आप क्या समझ रहे हैं? स्पेस सक्सेसनिस है आपके पास वो प्रॉपर्टी में जो है राइट आपको अभी मिला नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये प्रॉपर्टी मिलेगा इन सक्सेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन है इसमें स्पेस सक्सेसनिस में। एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन मतलब करेंटली आप जो है उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये है कि आगे चल के ये प्रॉपर्टी होगा मेरे। तो स्पेस सक्सेसनिस में हम देखते हैं जो पहला क्लॉज ए जो दिया है, तो सबसे पहला द चांस ऑफ एन एयर अपीरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। स्पेस सक्सेसनिस में सबसे पहला पॉइंट है चांस ऑफ एन एयर apparent succeeding to an state। और इसका दूसरा पॉइंट जो है यही है चांस ऑफ ऑब्टेनिंग ए लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किंग्समैन। और थर्ड जो पॉइंट बताया इसमें एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी, हो सकता है इस दोनों पॉइंट में फॉल नहीं करे और किसी और तरह का पॉसिबिलिटी हो जिससे ये आपको प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी आगे चल के हम इस प्रॉपर्टी का ओनर बनेंगे। एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें जो स्पेस सक्सेसनिस का पहला पॉइंट है द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। एयर अपेरेंट से आप क्या समझ रहे हैं? एयर अपेरेंट जो है ये रियल में लीगल अपेरेंट है नहीं, इसको लगता है, अपेरेंट मतलब इट अपियर्स, नॉट ए रियल एयर। ये अपियर हो रहा है कि आगे चल के इसको प्रॉपर्टी मिलेगा। और ये जो एयर अपेरेंट का जो वर्ड है
एयर अपेरेंट एक इंग्लिश टर्म है जो ये बेस्ड ऑन द मैक्सिम है। मैक्सिम आप देखिए नेमो एस्ट हेरिस विवेंटिस। नेमो एस्ट हेरिस विवेंटिस इस पे बेस्ड है एयर अपेरेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें ये बता रहा है कि कोई भी लिविंग पर्सन के पास जो है ना कोई एयर नहीं होगा। ए लिविंग पर्सन डज नॉट हैव एनी एयर। मतलब जब तक आदमी का डेथ नहीं होता तब तक उसका कोई हम रियल में एयर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मान के चलिए हम एयर अपेरेंट को मान लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी उसको मिला भी नहीं है उस प्रॉपर्टी को वो सेल करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। तो आगे चल के झूठ का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना हुआ ये। इसीलिए हम इस टाइप का जो भी एयर अपेरेंट जो प्रॉपर्टी को आगे चल के हम लेंगे उस टाइप का प्रॉपर्टी का ट्रांसफर को हम वॉइड मान रहे हैं। तो इस केस में आपका लिविंग पर्सन जो भी है, लिविंग पर्सन के पास कोई एयर नहीं होगा तो हम ऐसा मानेंगे इसके पास अभी जो है कोई प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर करने का नहीं है। अगर ये ट्रांसफर कर भी दे रहा है तो हम ऐसे ट्रांसफर को वॉइड मानेंगे। ये वो आपका एयर अपेरेंट का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा वाला जो है ऑब्टेनिंग ए लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किंसमैन। किंसमैन से आप क्या समझते हैं? ये सिंपली किंसमैन जो है टेस्टेटर के सेंस में वर्ड है। टेस्टेटर है, कोई पर्सन विल बना के जा रहा है तो उसको हम किंसमैन बोल रहे हैं, वो टेस्टेटर होता है। किसी को ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी जो है अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी को जो है उसके मान के चलिए ए है फादर और ये डेथ हुआ, इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं तो ये इनका डेथ हो गया है। अब ये प्रॉपर्टी इसके पास एक मान लीजिए ये है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इनके सन बी सी इनके पास जाएगा। तो ये बी और सी के पास जब भी जाएगा, जब ये टेस्टेटर जो विल बना के जाएगा इसके डेथ के बाद, तब ये प्रॉपर्टी इसके पास आएगा अगर डेथ। तो ऑब्टेनिंग ए मेयर चांस, ये सिर्फ एक चांस है कि इसके पास एक प्रॉपर्टी आएगा, अभी आया नहीं है। तो इस केस में अगर हम ये इसको राइट दे दे बी और सी के पास कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे पिताजी का है और आगे चल के ये प्रॉपर्टी मेरा ही होगा, अब ये किसी और को सेल कर देगा। अब हो सकता है कि इसके पिताजी के डेथ से पहले इसने दूसरा विल बना दिया हो, इसमें बी को राइट ही ना मिला हो, या फिर ए जो है जितना हिस्सा जितना प्रॉपर्टी का जो शेयर दिया है उस शेयर से कम विल में इसको दिया है प्रॉपर्टी। तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटी होगा, एक तरह से झूठ का बर्डन होगा। तो इससे बेटर है कि हम ऐसे ट्रांसफर को हम वॉइड पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसा ट्रांसफर को लॉ कंसीडर ही नहीं करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किंसमैन है टेस्टेटर, हम ऐसे ट्रांसफर को हम पहले से जो है मानेंगे ये वॉइड है। और तीसरा जो है एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर। इसमें क्या आ जाता है, मान लीजिए ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक इंटरस्टेट सक्सेशन वाला हमने देख लिया, एयर अपेरेंट का, और एक टेस्टेटर वाला देख लिया, तो ये दोनों इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है। और तीसरा कैटेगरी है मेयर पॉसिबिलिटी, इसी तरह का लाइक नेचर का। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि आई विल विन द लॉटरी प्राइज, जो भी हम लॉटरी प्राइज जीतेंगे वो हम तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। लॉटरी प्राइज जीतना ये भी एक मतलब अनसर्टेन इवेंट है, हो सकता है आप जीते या ना जीते, उस लॉटरी प्राइज को हम जीतेंगे तब हम तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। तो इस टाइप के ट्रांसफर को भी हम जो है वॉइड मानेंगे। या फिर इसी में हम दूसरा एग्जांपल दे दें
कि आई विल कैच द फिश, जो भी मैं फिश आज जो है पॉन्ड से लाऊंगा वो सब तुम्हें दूंगा, कैच करूंगा जो भी फिश को। तो ये सब जितने भी मेयर पॉसिबिलिटी है लाइक नेचर के, ये सब को हम वॉइड मानेंगे। और इस केस में हम ये भी देख लेते हैं इसमें कि प्रॉपर्टी जो है इसमें चांस है, जिस चीज में चांस है कि एयर अपेरेंट का चांस है कि आगे चल के हम प्रॉपर्टी लेंगे, इस केस में क्या होगा कि अगर वो प्रॉपर्टी सेक्शन 6 सब क्लॉज ए को यदि हम देखें तो उसमें जो भी है आगे चल के हमें राइट मिलेगा। तो अगर उसमें एक कंसेप्ट है रिनंसिएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए इनके पास एक फादर है, सन है, S1 S2 का शेयर है, एक डी का शेयर है। ये इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू जो है ना शेयर, ये इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू इसके ग्रैंडफादर के थ्रू ये जो मान के चलिए इतना इतना इसको शेयर जो है, ये है फादर का शेयर है, एस का शेयर है, S2 का है, डी का है। और उस टाइम में क्या किया है, डी जो है अपना शेयर को कंसिडरेशन लेके इसको, इसका जो मान के चलिए ये जो शेयर है, इस शेयर को कंसिडरेशन प्राइस इसको मिल चुका है। कंसिडरेशन प्राइस मिलने के बाद ये अपना शेयर को रिनाउंस कर दे रही है, छोड़ दे रही है अपने शेयर को। फिर आगे चल के मान के चलिए ये ग्रैंडफादर ही इसका प्रॉपर्टी को दिया या फिर फादर ने जो भी दिया है, ग्रैंडफादर दिया, तो आगे चल के जब इसका प्रॉपर्टी जब भी उस वक्त तो कंसिडरेशन लेके छोड़ दिया, आगे चल के जब भी इनको प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा उस वक्त बोलेगा कि नहीं मैंने शेयर किया था, रिनंसिएशन जो छोड़ा है प्रॉपर्टी को वो वॉइड होगा। क्योंकि सेक्शन 6 क्लॉज ए यदि हम देखें को जो एयर अपेरेंट है ट्रांसफर, जो भी एयर अपेरेंट जो भी प्रॉपर्टी मिलेगा उस चीज को या फिर एक्वायर करेगा या रिनाउंस करेगा, जो प्रॉपर्टी है नहीं आगे फ्यूचर में होगा, ऐसे ट्रांसफर को हम वॉइड बोलेंगे। और डी क्या कर रही है, उस समय अपना प्रॉपर्टी को रिनाउंस कर देती है और उसको कंसिडरेशन भी मिल जाता है। तो आगे चल के जब प्रॉपर्टी इसको राइट मिल रहा है एक्वायर करने का ये आ रहा है, तो उस समय जो है ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा ऐसा जो है ट्रांसफर को हम वॉइड बोल रहा है, वॉइड। और ये प्रॉपर्टी का शेयर खोज रही है। तो इस केस में क्या होगा कि एस्टॉपल लगेगा डी के ऊपर कि कंसिडरेशन आपको मिल चुका है, फ्री फ्लो ऑफ कंसिडरेशन आपको हुआ है, रेनेंसिएशन के आप रेनांस किए हैं अपने राइट, अपने शेयर को यदि रेनांस किए हैं तो आपको कंसिडरेशन मिला है। अगर आप फिर बाद में आप इसमें क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपको एस्टॉपल लगेगा। और यही केस में बताया गया है, हमीदा वर्सेस जमीला का केस है 2010, ये केरला हाईकोर्ट का केस है। इसमें जनरली जो है ना फादर जो है अपने सन्स और डॉटर का जो भी शेयर होता है उस चीज को रेनाउंस कर ले रही है कंसिडरेशन लेके, बाद में बोल रही कि नहीं ऐसा ट्रांसफर को हम वॉइड बोल रहे हैं, वॉइड होता है तो हम अपना शेयर करेंगे। तो इसमें कोर्ट बोला कि नहीं ऐसे केस में यदि कंसिडरेशन ले चुका है तो इसको हम एस्टॉपल लगाएगा, इस केस में इसको स्टॉप किया जाएगा, इसमें एस्टॉपल लगेगा, फिर ऐसे ट्रांसफर उसका शेयर ये क्लेम नहीं कर सकती। आई होप आपको जो सबसेक्शन क्लॉज ए है चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट जो एस्पेक्ट सक्सेसनेस से डील कर रहा है आपको क्लियर आया होगा। अब हम क्लॉज बी पे चल रहे हैं। क्लॉज बी जो है
ये डिस्कस कर रहा है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। ये जनरली मेयर राइट ऑफ री एंट्री जो है ये लीज के केस में अराइज होता है। इसमें क्या होता है, मान के चलिए ए ऑनर है, वो ऑनर जो है अपने प्रॉपर्टी को लीज पे लगा रहा है बी को, तो ये क्या होगा, ए मान के चलिए ये प्रॉपर्टी को लीज कर रहा है, ये लेशर और लीज डीड में क्लियरली कहा है कि जो भी प्लॉट ऑफ लैंड है, ये प्रॉपर्टी है, इस पे कुछ और नया कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा बी। अब ये क्या कर रहा है, बी इस पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर दे रहा है। अगर कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो ये लीज डीड में जो है टर्म्स जिस चीज पे एग्री किए थे दोनों पार्टी, उस चीज को वायलेट कर रहा है बी। अगर ये वायलेट कर रहा है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ए के पास राइट है री एंट्री का। एक्चुअली बेसिक में यदि हम देखें तो ए और बी के पास, ए के पास पहले से ही राइट था, इसने एग्जिट लिया क्योंकि इसने लीज किया बी को। अब इसके पास फिर से री एंट्री का राइट आता बी को, और ये इस राइट को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सी किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा कि सी जो है इसके बदले पे जो भी कंडीशन, इसका कंडीशन ब्रीच हुआ ना, कौन सा कंडीशन ब्रीच हुआ, ये कंस्ट्रक्शन किया है, जो ये प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, ये सब्सिक्वेंट कंडीशन था और इसको ये ब्रीच किया, तो ये राइट सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि तुम बी को जो है ना इविक्ट करो, नहीं कर सकता है। तो ये राइट जो है स्पेसिफिकली वेस्ट किया गया है ए के पास। आई होप आपको क्लोज बी क्लियर हो गया होगा मेयर राइट ऑफ री एंट्री पे। देखिए अब हम पढ़ लेते हैं, बीच जो है बोल रहा है ए मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर बीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयरबाय। ये बोल रहा है ये राइट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी इसका ऑनर है प्रॉपर्टी जो इस चीज से अफेक्ट हुआ है उसके सिवा और किसी को ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। आई होप आपको क्लोज भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लोज सी पे। क्लोज सी बोल रहा है एन इजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। बेसिकली ये बोल रहा है इजमेंट्री राइट को कैन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इजमेंट होता क्या है। इजमेंट एक राइट होता है इंजॉय करने का समवन एल्स प्रॉपर्टी, किसी और के प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, किसी और के प्रॉपर्टी को हम इंजॉय करते हैं फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ आवर ओन प्रॉपर्टी। अपना प्रॉपर्टी को इंजॉयमेंट करने के लिए हमें किसी और का प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो ऐसे में हम बोलते हैं इजमेंट्री राइट है। तो इसमें देखिए इस केस में क्या होता है कि ये बोल रहा है कि इजमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। मतलब इजमेंट्री राइट, मान के चलिए ये एक हमारा ये हमारा जो है प्रॉपर्टी है एक्स मान लेते हैं प्रॉपर्टी, और ये है वाई, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक्स और वाई एक डोमिनेंट हेरिटेज है, एक सर्विएंट हेरिटेज है। डोमिनेंट हेरिटेज हमारा जो प्रॉपर्टी जो है इस प्रॉपर्टी को है एक्स, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डोमिनेंट हेरिटेज,
और सर्विएंट हेरिटेज जो दूसरा प्रॉपर्टी है जिसपे हम इजमेंट्री राइट मान के चलिए, हमारा प्रॉपर्टी एक्स, हम अपने प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट क्या है हमको मान, छोड़िए दूसरा एग्जांपल देखिए आप, ये है हमारा घर, ठीक, और इस घर से यहां पे है मेन रोड, मेन रोड पे जाने के लिए हम इधर से जा रहे हैं, तो ये किसी और का प्रॉपर्टी, ये राइट ऑफ वे जो है, तो ये तो हमारा डोमिनेंट हेरिटेज हुआ, और एक हुआ मेरा सर्विएंट हेरिटेज, और ये जो राइट है इसको हम इजमेंट्री राइट बोल रहे हैं। डोमिनेंट हेरिटेज, डोमिनेंट वाले हेरिटेज का राइट को इस्तेमाल करने के लिए, अपना बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, हम इस प्रॉपर्टी का जो है राइट ऑफ वे, इस रास्ते से जा रहे हैं, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी तो सर्विएंट हेरिटेज हुआ, और जो ये राइट हुआ, ये हमारा जो राइट है जाने का, ये हमारा इजमेंट्री राइट है। तो ये इजमेंट्री राइट जो ये जाने का वे ऑफ, जाने का जो रोड पे जाने का रास्ता है, कि सिर्फ हम ये इजमेंट्री राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अगर हम डोमिनेंट हेरिटेज को ट्रांसफर करेंगे तभी हम इजमेंट्री राइट को इसके साथ ट्रांसफर होगा। मतलब डोमिनेंट हेरिटेज को छोड़ के हम सिर्फ इजमेंट्री राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी का ऐसा पिक्यूलियर कैरेक्टर है कि इजमेंट हमेशा डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम क्लॉज डी पे। क्लॉज डी बोल रहा है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो इंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ ऑनर्स के इंजॉयमेंट के लिए है पर्सनली, और उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा राइट सिर्फ जो है ना ऑनर एंजॉय कर सकता है, और इस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी है, जैसे खर्चाई पानदान है, खर्चाई पानदान जो है मुस्लिम ओमेन को ट्रांसफर किया जाता है, वो मुस्लिम ओमेन किसी और को वो राइट ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और दूसरा अगर हम देखें इसमें इसमें लाइफ इंटरेस्ट यदि किसी आदमी के फेवर में, लाइफ इंटरेस्ट हम किसी आदमी के फेवर में कर रहे हैं ट्रांसफर, तो उसके पास सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट होता है, और वो किसी और को एलियनेट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी, वो पूरे लाइफ भर अपना प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। तो इस केस में हम जो है ये बोल सकते हैं कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन। ये एक एग्जांपल हो सकता है। और दूसरा हम देखें तो खर्चाई पानदान, ये मुस्लिम वोमेन को दिया जाता है, ये राइट वो स्पेसिफिकली वोमेन को दिया जाता है, तो ये और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। और इसमें और देखे हम पुजारी का एग्जांपल ले सकते हैं, महंत का ले सकते हैं, और मुट्टावली, ये सब जो इसका जो इंटरेस्ट होगा ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। और ये सब जितना भी है पर्सनल क्वालिफिकेशन पे इसको ये मिला है, तो ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लॉज डी क्लियर होगा। अब हम
क्लॉज ई डिस्कस करते हैं। क्लॉज डी डी, क्लॉज डी में बोल रहा है कि जो भी राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है, चाहे वो किसी मैनर में हो, वो सेक्योर्ड हो या डिटरमाइंड हो, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस सेक्योर्ड हो या फिर डिटरमाइंड हो, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो है, सपोज कीजिए एक मेंटेनेंस यदि वुमेन को, एक डाइवोर्स लेडी को मिल रहा है, तो मेंटेनेंस क्यों दिया जा रहा है? मेंटेनेंस इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए वैग्रेंसी से और डेस्टिट्यूशन से, इस चीज से उसको दिया जा रहा है। बेसिकली ये राइट जो है ट्रांसफरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ट्रांसफरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सपोज अगर डाइवोर्स लेडी को मेंटेनेंस मिल रहा है, फ्यूचर मेंटेनेंस जो मिलने वाला है, उस मेंटेनेंस को वो किसी और को ट्रांसफर करे, जो पर्पस है मेंटेनेंस का कि उसको वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन से बचाया जाए, प्रिवेंट किया जाए, तो वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफर को हम वॉइड कंसीडर करेंगे। और इसमें मुल्ला का ये मानना है कि पास्ट कंसीडरेशन है, जो भी कंसीडरेशन एक्रूड हो चुका है, पास्ट कंसीडरेशन, ये सब कंसीडरेशन को वो ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेंस जो भी आएगा उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती। आई होप आपको ये क्लॉज डी डी क्लियर हो गया होगा। और अब हम क्लॉज ई को डिस्कस करेंगे। ये बोला ए मेयर राइट टू स्यू, मेयर मतलब ओनली राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब ऐसे राइट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज कीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ट्रांसफर करेगा कोई भी, ए और बी मान के चलिए 5 क्विंटल व्हीट को ट्रांसफर करने का ये होता है कि बी जो है ए को देगा, और अगर नहीं पे कर रहा है तो डबल द अमाउंट, उसको जो भी एडवांस मनी है वो देना, वापस करना पड़ेगा। तो ये राइट ए जो है सी आदमी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होंगे, मान लीजिए न्यूसेंस के केसेस में, उस केसेस में भी न्यूसेंस यदि ए के खिलाफ हुआ है तो वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है कि उसके बिहाफ पे सी स्यू करेगा, नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। ऐसे ट्रांसफर को हम वॉइड बोलेंगे। और एफ, क्लॉज एफ देखते हैं। इसमें बोल रहा है पब्लिक ऑफिस, सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिस, बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल। ये पब्लिक ऑफिस जो है ये भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कि मतलब कोई आदमी जो है, कोई एक पर्सन जज बन रहा है, वो बोल रहा है कि चलो हम
ये अपना ऑफिस हम किसी और को दे देते हैं, अभी आज से ये इंचार्ज होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक ऑफिस जो है पर्सनल क्वालिफिकेशन पे दिया जा रहा है और उसका सैलरी भी किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बिफोर मतलब बिफोर जब सैलरी उसको नहीं मिला है कि फ्यूचर में जब आएगा तब, और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल, और जब ये पेएबल हो जाता है तब, तो ये सैलरी जो है पब्लिक ऑफिस का वो ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, जो भी वर्क कर रहा है इसका स्किल्स पे पब्लिक ऑफिस का, इसलिए उसको वो सैलरी दिया जाता है। वो सैलरी आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ऐसे ट्रांसफर को हम वॉइड कंसीडर करेंगे। अब चलते हैं क्लॉज जी पे। स्टाइपेंड, ये बोल रहा है स्टाइपेंड जो होता है जो भी मिलिट्री पर्सन को मिल रहा है, मिलिट्री, और मिलिट्री में ये इंक्लूड कर रहा है नेवल, एयरफोर्स, और स्टाइपेंड टू सिविल पेंशनर्स, सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल पेंशंस। स्टाइपेंड जो भी मिलिट्री को मिलेगा, नेवल और एयरफोर्स को, और सिविल पेंशनर्स के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी है सिविल पेंशनर्स उसको मिलेगा। और पॉलिटिकल पेंशन, पॉलिटिकल पेंशन क्या होता है, पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उनको भी जो पेंशन मिलता है वो भी पॉलिटिकल पेंशन में आता है। ये सारे स्टाइपेंड आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ट्रांसफर को वॉइड कंसीडर करेगा अंडर टीपीए। अब चलते हैं क्लॉज एच पे। क्लॉज एच बोल रहा है कोई ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जो भी अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। पहला इसमें ये बोला क्लॉज एच में, अपोज टू द नेचर अफेक्टेड देयर बाय। जो ये अपोज टू द नेचर ऑफ द अफेक्टेड देयर बाय, ये पॉइंट आपका आता है रेस कम्युनिस्ट से। रेस कम्युनिस्ट से आप क्या समझते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द होल कम्युनिटी है। मतलब एक सोसाइटी है तो सोसाइटी का ये होल सोसाइटी का वो प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरा ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एयर को, सीज को लेते हैं, और फिर लाइट लेते हैं, लाइट जो भी आ रहा है सन का लाइट है, अब उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सी हो गया, और रिवर स्पेस जितना है, स्पेस के ऊपर आप बोल देंगे कि नहीं ये जो है आपका, जैसे मान के चलिए आप इस टाइप के ऐसे ट्रांसफर करेंगे, जैसे मान के चलिए आपके छत के ऊपर का ये स्पेस को आप किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं कि नहीं ये हमारा प्रॉपर्टी है, तो उस टाइप के जो भी प्रॉपर्टी है वो वॉइड कंसीडर होंगे, वो भी जो भी ट्रांसफर होंगे उस प्रॉपर्टी के वो वॉइड होंगे। रेस कम्युनिस्ट, रेस कम्युनिस्ट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द होल कम्युनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ द होल कम्युनिटी में आपका एयर, लाइट, सी, रिवर, स्पेस एटसेट्रा, इस पे होल सोसाइटी का जो है इस पे राइट है, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
अब दूसरा इसमें देखते हैं, इसका जो एच का सेकेंड क्लॉज है, ये इसका बात कर रहा है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो भी सेक्शन 23 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा, जो भी ऐसा कंसिडरेशन, जो भी अनलॉफुल है ऑब्जेक्ट उसका और उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो सारे ट्रांसफर को टीपीए में सेक्शन 6 के तहत वो सारे वॉइड होंगे। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई सेक्शन 23 का जिसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होता है, जैसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन वाले का सेक्शन 23 में एग्जांपल, जैसे आप सेक्स वर्कर का जो ब्रोथल ब्रोथल का जो एग्रीमेंट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, वो सारे आपको वॉइड होंगे। और ऐसा भी इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होगा। और इस तरह से आप देखें तो आपका इसमें बहुत वाइड एम्बिट इसका आता है। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है, अगर हम इसका तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट इसमें ये बोल रहा है टू ए पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ए ट्रांसफरी। आई होप आपको एच का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। लीगली डिस्क्वालिफाइड एज एन ट्रांसफरी। ऐसा कौन सा केस हो सकता है जिसमें लीगली डिस्क्वालिफाइड हो सकता है ट्रांसफरी? अब लेते हैं एलियन एनेमी का एग्जांपल लेते हैं। जिस कंट्री के साथ वार चल रहा होता है उसके साथ अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जो है आप वो डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी होगा वो। और दूसरा अगर हम लेते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। कोर्ट के द्वारा कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस केस में वो जो है वो डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी होता है। और वो अगर ऐसा कोई ट्रांसफर करता है तो हम वॉइड मानेंगे। और भी एग्जांपल इसमें आ सकते हैं। अनसाउंड पर्सन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऐसे अनसाउंड पर्सन जो है वो ट्रांसफरी लीगली डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, इस पे आ सकते हैं। तो ये सब लीगली डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफर ही है। इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऐसा बोलेगा वॉइड हो जाएगा और वो ट्रांसफर नहीं होगा अंडर सेक्शन 6।
अब इसका हम लास्ट क्लॉज देख रहे हैं, क्लॉज आई। इसमें ये बोल रहा है कि ये अनट्रांसफरेबल राइट का बात कर रहा है। अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, मतलब ऐसा राइट है ऑक्यूपेंसी का, वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सबसे पहला केस इसमें हम यदि देखें अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में, ये टेनेंट के केस में हम देख रहे हैं। टेनेंट के पास कोई ऐसा अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, और दूसरा फार्मर ऑफ एन एस्टेट, कोई एस्टेट कोई प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी का जो भी फार्मर है, फार्मर जो भी होगा उसके, और थर्ड वाले इसमें देखते हैं तो लेसी के कॉन्सेप्ट में, लेसी ऑफ एन एस्टेट। लेसी जो है ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत तो ये ऐसा राइट है, अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है टेनेंट, फार्मर और लेसी। फार्मर का एस्टेट में जिसका रेवेन्यू पेमेंट डिफॉल्ट हुआ है, लेसी का जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के तरह इसको असाइन किया गया है अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट। तो ऐसे इसको मानेंगे कि इनके पास अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये सब राइट जो है ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको सेक्शन 6 समझ में आया होगा, और सेक्शन 6 में जितने भी क्लॉज आई तक है आपको बस कुछ नहीं, इसको याद करके रखना। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में केस लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। आप कॉन्सेप्ट समझिए, और इसका ये आप जितने भी क्लॉज है आपको बेसिकली पूरा याद होना चाहिए, क्या सब जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।